स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet एंड वुमे की इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आईपीएल का जो रोमांच है वो बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ है उसकी वजह से टॉप 4 का, खास तौर पर टॉप 2 का जो गणित है वो बहुत उलझ गया है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। हुआ क्या, बीती शाम दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स फेवरेट थी, लेकिन कल भी वही हुआ जो पिछले 2 दिनों से हो रहा था। जिस तरह से लखनऊ ने गुजरात को हराया था और उसके बाद जिस तरह से हैदराबाद ने हराया आरसीबी को, वैसा ही कुछ दिल्ली कैपिटल्स ने भी किया और समीर रिजवी की नाबाद और दमदार अर्धशतकीय पारी ने दिल्ली कैपिटल्स को शानदार जीत दिला दी। तो आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में पंजाब ने 206 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 19.3 ओवर में ही ये जो टारगेट था वो हासिल कर लिया और 6 विकेट से ये जीत हासिल की। और इसी के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी पंजाब के नाम हो गया है। 200 का जो स्कोर है वो बार बार डिफेंड करने में वो नाकाम रही है। अब तक सबसे ज्यादा बार वो ऐसा करने में नाकाम रही है। दिल्ली की ओर से समीर रिजवी ने अंत तक मोर्चा संभाला और जीत की गारंटी बनकर उभरे। और इसी के साथ अब जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप 2 की जो रेस है, क्योंकि टॉप 2 जो रहेगा उसका रास्ता आगे के लिए आसान रहेगा और उसी की जो जंग है वो तेज हो गई है। पहले नंबर 2 पर आरसीबी जब हारी तो उसके साथ दिक्कत हो गई। फिर पंजाब से उम्मीदें थी, क्योंकि पंजाब के 2 मैच बचे थे, ज्यादा चांस उसका था, वो 1 मैच हार चुकी है। अगला मैच अब पंजाब का मुंबई इंडियंस के साथ होना है, जो जाहिर तौर पर कहीं ज्यादा मुश्किल उससे पार पाना होगा। तो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा हो गया है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी डबल हेडर है। आज 2 मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला जो है वो है गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, यानी नंबर 1 पॉइंट्स टेबल में और नंबर 10 यानी आखिरी नंबर पर, इन दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोनों की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और नंबर 10 की ये जंग है। कुल मिलाकर दोनों ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें गुजरात ने 4 और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मुकाबले जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स लगातार स्ट्रगल करती रही, लेकिन देखना होगा कि क्या बाकी जो आउट हो चुकी टीमें हैं उससे कुछ इंस्पायर होती है और आज भी हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, जिसके बाद क्या होगा टॉप 2 का और टॉप 4 का, ये हमारी समझ से परे हो जाएगा। तो गणित जो है वो पूरी तरह से उलझ गया है पिछले 3-4 दिनों में। दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। दूसरा मुकाबला जो है वो है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और ये वो 2 टीमें हैं जो पिछली बार फाइनल में थी। केकेआर ने जीता था, सनराइजर्स को हराया था। सनराइजर्स ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, लेकिन आरसीबी को हराने के बाद उसके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, प्लेऑफ की दौड़ से जरूर बाहर है। दिल्ली में ये मुकाबला होना है, 68वां ये मुकाबला है। और क्या होगा अगर हम केकेआर को देखें तो केकेआर ने 7 मई को चेन्नई को हराया था, ये उसका रिकॉर्ड है। और एसआरएच जो है उसके हौसले बुलंद है, क्योंकि उसने आरसीबी को हराया है, बड़ी जीत हासिल की थी। तो आज के मुकाबले में किस पर कौन दाव लगाने वाला है हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं कि रिकॉर्ड क्या रहा है। दोनों टीमों का जो आमना सामना है 29 बार हुआ है। सनराइजर्स ने 9 बार और कोलकाता ने 20 बार जीत हासिल की है, यानी बिल्कुल अलग है इनके रिकॉर्ड। अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो हैदराबाद कोई भी मैच नहीं जीती है, सब के सब, यानी 5 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं। और अगर हम रिकॉर्ड की बात करते हैं इस टूर्नामेंट में तो 13 मुकाबले केकेआर ने खेले, 5 जीते 6 हारे हैं, पॉइंट्स है 12 और नेट रन रेट जो है वो 0.193 है। एसआरएच की बात करें तो 13 में से 5 जीत 7 हार, 1 का नो रिजल्ट, 11 पॉइंट्स के साथ माइनस पे है उसका नेट रन रेट 0.740। अगर हम डॉट बॉल प्रतिशत की बात करें, डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप दूसरी टीमों को जितना डॉट्स खिलाते हैं और खुद जितना खेलते हैं उसके बीच ही एक अलग तरह का खेल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल प्रतिशत जो है 39.49 है। सबसे कम मिडल ओवर रनों की रफ्तार है 7.72। सनराइजर्स की बात करते हैं तो कुल बल्लेबाजी रन रेट जो है वो 9.87 का है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ 8.98 का यहाँ पे नजर आता है। अब अनिल जी, सवाल यह है कि जो मैंने बताया दर्शकों को, केकेआर का जो डॉट बॉल का प्रतिशत है वो 39.49 है, सबसे ज्यादा है। मिडल ओवर्स में रन रेट सिर्फ 7.72 का है, जो कि सबसे कम है।
क्या पावर प्ले और डेथ ओवर्स की ताकत इनकी मिड ओवर की कमजोरी को छुपा सकता है? आपको लगता है कि टीम में ऐसा कुछ बचा है? केकेआर मिडिल ओवर्स में बहुत हल्का खेल रही है और पावर प्ले में ठीक है, उनके रहाणे भी रन बनाते हैं। उनको शुरू में स्टार्ट कई बार अच्छा मिला है और एक ही तरीका है कि पावर प्ले में लगभग 60 रन बनाएं और थोड़ी विकेट रखें। मिडिल ऑर्डर में भले ही उनका उतना रन ना आए, लेकिन विकेट थोड़ी बचा के रखें ताकि डेथ ओवर में उनके पास कम से कम 5 विकेट हों। तो ऐसे करके वो बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल केकेआर का गड़बड़ किया है सारे टूर्नामेंट में। तो ये बिल्कुल डेथ ओवर में थोड़ी विकेट बचाएंगे तो डेथ ओवर में रन बना पाएंगे, वरना और किसी एक आधे प्लेयर को, जैसे रिंकू को भी थोड़ा आगे भेजें, मतलब थोड़ा मिडिल में भी थोड़ा ऊपर भेज दें, कुछ नंबर 4 टाइप खिला दें ताकि रिंकू को 10 या 11 ओवर मिले बैटिंग करने के लिए। और इस तरीके से थोड़ा केकेआर बैटिंग में अच्छा कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम एसआरएच की बात करें तो स्पिन के खिलाफ सबसे तेज रन जो है वो हैदराबाद ने ही बनाए हैं 9.98 की रफ्तार से। लेकिन केकेआर की स्पिन गेंदबाजी भी लीग की सबसे किफायती जो उसका इकोनॉमिक रेट है 7.59 है। क्या वरुण चक्रवर्ती को अभिषेक शर्मा या क्लासेन के खिलाफ बचा कर रखना चाहिए? आप अगर पूरे टूर्नामेंट में देखें तो एसआरएच स्पिन को काफ़ी अच्छे से खेलती है और उनका रन रेट भी अच्छा रहता है, लेकिन केकेआर की जो स्पिन है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे एसआरएच को ध्यान रखना पड़ेगा कि वरुण और सुनील नारायण को वो कैसे खेलते हैं। वो इस गलतफहमी में ना रहें कि ये बॉलर भी बाकी बॉलर जैसे हैं, क्योंकि ये बॉलर जो स्पिन की क्वालिटी केकेआर की है वो थोड़ा अलग है और वरुण और नारायण इनको परेशान कर सकते हैं, खासकर वरुण चक्रवर्ती जो एक आध ओवर पहले डालेंगे और बाद में फिर डालते हैं। तो एसआरएच को इन दो बॉलर्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये बैकफायर कर सकता है। अब जरा हैदराबाद की जो बल्लेबाजी का नेट रन रेट है और रन रेट है वो बता देते हैं। डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी रन रेट जो है वो इसका 11.32 है, 11.32। गेंदबाजी में डॉट बॉल प्रतिशत जो है वो 32.17 है। क्या ऐसे में अनिल जी आपको लगता है एसआरएच की डेथ ओवर में इकोनॉमी 11.65 है, दूसरी सबसे कम है? रसेल और रिंकू के फॉर्म में होने से क्या ये वही फेज है जहां केकेआर मैच निकाल सकता है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगर केकेआर थोड़े विकेट बचा के रखता है डेथ ओवर्स के लिए, तो जो जो रिकॉर्ड बता रहा है, एसआरएच डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं करता। उसका फ़ायदा रिंकू, रसल और भी जो उनके जो बैट्समैन जो कोई लंबा खेल जाए, मैं कहता हूँ वेंकटेश भी क्यों ना हो वहाँ पे बाद में, ये 3 लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड इनका बता रहा है एसआरएच का कि इनका डेथ बॉलिंग का जो है मामला वो ठीक नहीं है, इकोनॉमी बहुत ख़राब है और इसका केकेआर को एडवांटेज लेना चाहिए। रिंकू, रसल और इवन वेंकटेश को भी थोड़ा वहाँ पे हाथ दिखाने चाहिए। अनिल जी, आप सबसे जो धाकड़ बल्लेबाज हैं एसआरएच के उनका जिक्र कर लेते हैं, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। अभिषेक शर्मा ने 11 इनिंग्स में 405 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट है 197 का, पावर प्ले में 178 उनका हो जाता है स्ट्राइक रेट, मिडिल ओवर है 236 का, डेथ ओवर्स में 200 के पार। ईशान किशन 323 रन उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका ओवरऑल है 156, डेथ ओवर्स में है 240 और पेस के खिलाफ 160 है, जबकि स्पिन के खिलाफ है 110। अनिल जी, क्या अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से रन बनाए हैं स्ट्राइक रेट 197 के साथ, स्पिन के खिलाफ 265 का उनका स्ट्राइक रेट है, क्या वो इस सीजन में हैदराबाद की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि हर फेज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं? एसआरएच के लिए अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग करी है वो बहुत ही अच्छी करी है पूरे टूर्नामेंट में। और कभी-कभी हुआ क्या है कि क्योंकि वहाँ पार्टनरशिप नहीं मिली तो उन पे भी फ़र्क पड़ा, वो भी 1-2 मैच में गच्चा खा गए। लेकिन अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और बैट्समैन के मुकाबले अभिषेक। किशन भी अप डाउन में रहे और हेड ने भी उतना जितना जैसे शुरू हुए थे वैसे नहीं रहे। तो अभिषेक एक अकेले बल्लेबाज हैं ऊपर के क्रम में, जिन्होंने लगभग सब मैचेस में रन बनाए हैं और कुछ मैच तो अपने बिल्कुल जो उन्होंने स्टार्ट दिया उससे मैच जीत गई है। जो भी मैच जीते हैं उस सब में अभिषेक का रोल है, ज़्यादातर मैचेस में। एक में ईशान किशन का था, लेकिन अभिषेक मेजर इनकी फोर्स रहे हैं बैटिंग की एसआरएच की इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे सीजन में। अब आंद्रे रसल का जिक्र करते हैं अनिल जी। आंद्रे रसल ने स्ट्राइक रेट जो है उनका 238 का है, रिंकू सिंह का है 232 का, डेथ ओवर्स में सबसे बड़े हिटर ये दोनों नजर आते हैं। क्या केकेआर को अपनी पूरी बैटिंग इन्हीं के आसपास डेथ ओवर्स में तैयार करनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप अगर पिछला सीजन भी निकालें और जो भी और उससे भी पहले जाएं तो केकेआर की जीत में बहुत बड़ा रोल रसल का हमेशा रहा है और पिछले 2 सीज़न में रिंकू का भी रहा है कि वो शानदार बल्लेबाजी बाद में करते हैं। तो अगर ये लोग अच्छे से डेथ ओवर में रहे कामयाब तो ये बिल्कुल पूरा डैमेज कर सकते हैं एसआरएच को और मैच विनर हो सकते हैं दोनों।
तो हैवीली डिपेंड करेगी केकेआर इन दोनों बल्लेबाजों को, खासकर ये लंबा खेलें और डेथ ओवर्स में अपना कमाल दिखाएं अपने नाम के हिसाब से। अनिल जी, जैसा मैंने रिकॉर्ड भी दिखाया कि ईशान किशन और क्लासन दोनों जो हैं वो डेथ ओवर्स में 220 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है तो क्या एसआरएच का मिडिल ऑर्डर फिर भी 200 प्लस का टारगेट सेट कर सकता है या चेस कर सकता है? आपको लगता है कि उनमें ये ताकत है? एसआरएच का अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मुझे डाउट है कि वो, क्योंकि सारे मैचेस में जब भी उनका टॉप ऑर्डर चला है कम से कम एक बल्लेबाज लंबा खेला है, तब उनका स्कोर अच्छा रहा है और उन्होंने डोमिनेट किया है। वरना अगर एक बार ऊपर के 3 बल्लेबाज इनके निकल जाएं तो फिर उनका मिडिल ऑर्डर भी कह लीजिए और फिर क्लासन भी अकेले पड़ जाते हैं, तो बहुत गड़बड़ रहती है कि जब तक शुरू के बल्लेबाज थोड़ा लंबा नहीं खेलेंगे एसआरएच को बैटिंग में प्रॉब्लम होती है। उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, और एक क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर अगर आप का रन ना बनाए तो बाद में विकेट बचती नहीं है, तो वो जो अनिकेत वर्मा और क्लासन का काम और डबल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनके टॉप बल्लेबाज रन बनाएं और तब कहीं जाके डेथ ओवर में इनको, एसआरएच का बहुत ही सीधा सीधा फार्मूला है, आर पार खेलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे या फिर बहुत कम बनाते हैं। तो उनके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत रिस्की है, खासकर उनकी बैटिंग के बारे में। अब बात हम करते हैं केकेआर की और उनके जो प्रमुख बल्लेबाज हैं उनकी बात करते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे की हम बात करते हैं। 10 इनिंग में उन्होंने 319 रन बनाए हैं, 141 का उनका स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में 179 का स्ट्राइक रेट, मिडिल ओवर में 111 का और स्पिन के खिलाफ 107 का उनका स्ट्राइक रेट है। आंद्रे रसल की बात करें तो स्ट्राइक रेट 167 का है, डेथ ओवर्स में 238 का है, राइट आर्म फिंगर स्पिन के खिलाफ जो है 242 का उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर नजर आता है। अजिंक्य रहाणे पावर प्ले में 179 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन मिड ओवर में गिरकर 111 हो जा रहा है। क्या उन्हें स्पिन से बचाकर किसी नई भूमिका में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, अजिंक्य रहाणे क्या ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कर लेंगे। वो ऐसे प्लेयर है जो टच पावर प्ले में खेलना ज्यादा एंजॉय करते हैं, फास्ट बॉलर्स को खेलना ज्यादा एंजॉय करते हैं। ही लव्स टू प्ले ऑन दी अप, ऑन दी राइज खेलना ज्यादा उनको मजा आता है। इसलिए आप देखते हैं रन्स बनाए हैं पावर प्ले में या फास्ट बॉलर्स के सामने ज्यादा सक्सेसफुल रहे। स्पिनर्स के अगेंस्ट वो डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा स्लो हो जाती है गेंदबाजी, तो अटैक करना मुश्किल होता है, टाइम करना मुश्किल होता है। ही इज मोर ऑफ अ टच प्लेयर, टाइमिंग वाले प्लेयर हैं, और वही मसला होता है उनके साथ। उनकी गेंदबाजी, उनको जब स्पिनर्स आते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनका फीट मूवमेंट जो है ना, कभी भी आप देखेंगे स्टेप आउट करने के समय बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बट जब बात आती है फ्रंट फुट पे खेलने की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के सामने, फ्लाइटेड डिलीवरी के सामने। तो या तो वो गैप्स निकाले या तो आप बड़े शॉट्स खेल, तो बड़े शॉट्स खेलने के समय बॉल हवा में हो जाती है, वो रीच नहीं कर पाती, जो फास्ट बॉलर्स के सामने कन्विंसिंग लगते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी तो बदलनी नहीं पड़ेगी, वो माइंडसेट की बात है और साथ साथ गेम की बात होती है। तो आप देखेंगे कि वो गेम उनके पास वैसा नहीं आ रहा है स्पिनर्स के सामने। टेस्ट क्रिकेट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं, क्योंकि तब समय रहता है। अभी T20 फॉर्मेट में आईपीएल में बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए स्पिनर्स के सामने खेलना, एंड यू कैन सी द स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ। तो सब जरा गेंदबाजी पर नजर डाल लेते हैं जो केकेआर के हैं। वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट उनके पास है, डेथ ओवर्स में उनकी इकोनॉमी रेट है 5.35। क्या केकेआर को उन्हें मिड ओवर्स में नहीं बल्कि डेथ ओवर्स के लिए बचा कर रखना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, वरुण चक्रवर्ती ऐसे बॉलर हैं जो आप पावर प्ले में भी यूज कर सकते हैं, मिड ओवर्स में भी यूज कर सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी। और डेथ ओवर्स में जो बता रहा उनका आपने एक जबरदस्त स्टैटिस्टिक दिया कि 5.33 के इकोनॉमी रेट से दिया है, तो क्यों ना उनको उसी तरह यूज किया जाए। 14 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं आईपीएल में, ये आईपीएल सीजन में केकेआर के लिए, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आईपीएल कुड मैनेज टू विन अ लॉट ऑफ मैचेस। और देखिए, यही हो जाता है कि बल्लेबाज अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उनकी गेंदबाजी को, सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती, ऐसे गेंदबाज को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है अगर बल्लेबाज वहां से रन स्कोर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को थोड़ा जस्टिस देना चाहिए था। अगर वरुण चक्रवर्ती या सुनील नरेन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स थोड़ा उनके कुछ खास परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं किए हैं, एंड वन ऑफ द अनदर रीजन दैट केकेआर कुड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज। तो सिर्फ आप वरुण चक्रवर्ती या सुनील नरेन से नहीं होता, आपको एक पूरा टीम एफर्ट डालना पड़ता है। और अगर ये मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कुछ मतलब नहीं बनता है, मगर फिर भी जीत के तो जाना ही है, तो वरुण चक्रवर्ती को कोशिश करना चाहिए कि डेथ ओवर्स में डाले। डेथ ओवर्स में तो डाल रहे हैं, मिडिल ओवर्स या पावर प्ले में ट्राई करें सामने। अच्छा मैच होएगा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, देखने लायक रहेगा। अजिंक्य रहाणे का माइंडसेट भी पता चलेगा कि वो अटैकिंग है या डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं।
अच्छा ताऊस, हमने वरुण चक्रवर्ती की बात की, वो बड़े किफ़ायती हैं, लेकिन जो उनके 2 साथी हैं, चाहे वो हर्षित राणा हो या फिर वैभव अरोड़ा हो, दोनों का जो इकोनॉमी रेट है वो 10 प्लस का है। क्या आपको लगता है कि केकेआर की जो पेस बैटरी है वो अ, थोड़ी-सी डामाडोल है, और फिर भी क्या आपको लगता है कि वो टोटल डिफेंड करने के लायक है, उन पे भरोसा किया जा सकता है, या फिर बल्लेबाजों पर ही भरोसा करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाएँ? देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी इनकी फास्ट बॉलिंग। ऑब्वियसली लास्ट ईयर जीते थे वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट लीडरशिप की भी बात होती है। ऐसा नहीं अजिंक्य रहाणे अच्छे लीडर हैं, बट देखिए एक अलग हो जाता है। गौतम गंभीर जब मेंटर थे, श्रेयस अय्यर एक मेंटर थे, तो एक माइंडसेट था, अटैकिंग माइंडसेट, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, बॉलर्स भी एंजॉय कर रहे थे और बल्लेबाजों से रन्स भी अच्छा खासा मिल रहा था। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब आपके पास रन्स नहीं आते या कंसिस्टेंसी जीत नहीं आती है, तो एक माइंडसेट डिफेंसिव हो जाता है, थोड़ा बॉलर्स का भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे वैभव अरोड़ा या हर्षित राणा को आके डिलीवर करे। 10 का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पावर प्ले में, खास करके यू हैव टू टेक विकेट्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल, और जो यहाँ पर फेल हो गए हैं ये पार्ट में। ताऊ साहब, हम जरा हैदराबाद के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। पैट कमिंस यानी जो कप्तान है वो सबसे भरोसेमंद है। पैट कमिंस एसआरएच के सबसे भरोसेमंद बॉलर हैं। जो उनका इकोनॉमिक रेट है वो है 8.92। क्या उन्हें पावर प्ले में नरेन और गुरबाज के खिलाफ लाना सही होगा, या फिर रसेल रिंकू के लिए बचा कर रखना चाहिए? देखिए पैट कमिंस कैप्टन है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब हैंड लेनी पड़ेगी, उनको पूरा चार्ज लेना पड़ेगा, चाहे वो गेंद कोई भी बल्लेबाज हो आमने सामने। आई मीन डिलीवर किया उन्होंने, उनको पता है एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, वो एबिलिटी क्या है। अच्छे फास्ट बॉलर हैं, क्रॉक करते हैं 135 के ऊपर, साथ में वेरिएशन लेके आते हैं। मगर आप एक चीज देखेंगे कि पैट कमिंस ये सीजन कुछ खास कन्विंसिंग नहीं लग रहे, मे बी बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस दैट हिज टीम हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है जब जीत हासिल नहीं होती है, टीम प्लेऑफ्स में नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैट कमिंस को एक नई स्ट्रैटेजी, ये मैच जीतने के लिए कोई नया अंदाज अपनाना पड़ेगा। देखिए एसआरएच जीतती हुई जाना चाहिए, वुड बी कीन ऑन फिनिशिंग ऑन अ हाई, क्योंकि अगले सीजन भी आना है, तो वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना पड़ेगा। प्लेऑफ्स में नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या हो गया, चाहे आप पावर प्ले में डाले गुरबाज को के खिलाफ या नरेन के खिलाफ या रिंकू सिंह के खिलाफ, आपको स्ट्रैटेजी वही यूज करनी है जैसा आपकी टीम है, जैसा आप लोग प्लान कर रहे हैं। मगर देखिए चाहे आप स्टार्ट में डालें या बीच में डालें, आप में एबिलिटी है करने की, आपके पास वेरिएशन है मिडिल ओवर्स में डालने के लिए, आपके पास नए गेंद से आपको पता है किस तरह मूव की जाती है गेंद। तो यू हैव ऑल द आइडिया, यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस, यू हैव ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड बिहाइंड योर बैक टू हेल्प यू। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी सिचुएशन ऐसा डिफिकल्ट है पैट कमिंस जैसे प्लेयर के लिए। ताउस, अगर मोइन अली और अमनदीप के स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये 35 और 66 है। क्या आप केकेआर को मनीष पांडे या अंकुश रघुवंशी जैसे विकल्पों को आजमाना चाहिए, क्योंकि अब सीजन खत्म हो गया उनके लिए, तो ये आखिरी मौका है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें? देखिए चांस है अंकुश रघुवंशी और मनीष पांडे को खिलाने का, यहाँ पर मौका अच्छा है। मोइन अली को अब खिला के फायदा नहीं ये पर्टिकुलर मैच में। एनीवे केकेआर इज आउट, एसआरएच भी बाहर है, तो एक नई स्ट्रैटेजी लानी है। मनीष पांडे जो काफी सालों से खेल रहे, दिस इज हिज 18th ईयर, उनको मौका नहीं मिला है अभी तक इतना कुछ खास अपना टैलेंट दिखाने का ये सीजन में। मगर अंकुश रघुवंशी एक टैलेंटेड प्लेयर है, मुंबई से आते हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये मैच में तो एक मौका मिलना चाहिए। रमनदीप सिंह को भी शायद एक और बार ट्राई करना चाहिए, उनको भी इतना कुछ खास मौका नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मोइन अली को अगर बाहर बिठाएं तो मुझे लगता है फर्क पड़ जाएगा उससे कि भाई दिस इज द लास्ट गेम, इट डजंट मैटर टू केकेआर मैच नॉट टू एसआरएच। सो लेट्स गो विथ दिस मनीष पांडे, रमनदीप और एनी ऑफ द इंडियन प्लेयर्स रादर देन मोइन अली और एनीबडी। ताउस, एक और बात, मोहम्मद शमी के लिए हम सभी को डिसअपॉइंटमेंट है, और हम देख रहे हैं डेथ ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट 27 के पार है, जो टूर्नामेंट में सबसे खराब है। क्या एसआरएच को उन्हें फिर से खिलाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उनकी जगह उदानकर जैसे कंट्रोल्ड बॉलर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए मोहम्मद शमी को तो इंग्लैंड सीरीज में भी नहीं लिया गया है, पार्ट नहीं है टेस्ट सीरीज के, और जो बड़ी सीरीज है तो इंजरी स्केयर की वजह से कि भाई इनको इंजरी प्रोन हो गए हैं अभी रिसेंटली, और कुछ भी हो सकता है, तो व्हाई नॉट लेट हिम गो या नहीं ले। तो ये मैच में भी अगर कुछ खास वो फिट लग रहे हैं तो शायद उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, मगर अगर फिट नहीं है
कुछ कन्विंसिंग नहीं है, तो ये मैच इज समथिंग वेस्ट, मतलब इनकॉन्सिक्वेंशियल, नॉट इवन अ वेस्ट. ऑब्वियसली दे वुड बी कीन ऑन गोइंग ऑन अ हाई, बट इट्स इनकॉन्सिक्वेंशियल. तो मोहम्मद शमी खेले या नहीं खेले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर खेलेंगे और परफॉर्म किए तो अच्छा ही है उनके लिए, उनके संतुलन के लिए, उनके साइकोलॉजिकल मनोबल के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए. तो अगर फिट है तो खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे. और जयदेव या अगर कोई बेटर रिप्लेसमेंट है, कोई बंदा कर सकता है, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो शमी को स्किप कर सकते हैं ये मैच, थोड़ा रेस्ट देते, एक्स्ट्रा रेस्ट देने में भी कोई हर्ज नहीं है. बट अगर आपको खिलाना है तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया टू प्ले शमी, मोहम्मद शमी. तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा. दोनों ही जो टीमें हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है. पाने के लिए केकेआर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके पास सम्मान है. देखना होगा कि क्या वो डिफेंडिंग चैंपियन के तरह आखिरी बार खेलती है या फिर एसआरएच जो आरसीबी को हरा कर आ रही है, उसके हौसले बुलंद है और वो इस मुकाबले में पूरी तरह से डोमिनेट करती है. कुछ देर बाद पता चल जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी तरह लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ.